चैलेंज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लिमिटिंग फैक्टर। क्या है लिमिटिंग फैक्टर? सर, लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लिमिटिंग फैक्टर का ओवरऑल कंसेप्ट लेते हैं। जैसे कि अभी आप लोग बिजी थे, मसरूफ थे, ठीक है, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, अभी भी आपके क्लास वालों नहीं आया, ठीक है ना, उसके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। तो अब वक्त उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर है। क्या है? उसमें से वो टाइम निकाल कर आएगा तो मैनेज नहीं हो पाएगा। तो जब आपके पास कोई चीज़ लिमिटेड हो ना, वो आपके लिए लिमिटिंग फैक्टर। जैसे कि आप चाहते हैं कि सुबह आप अपनी कार में बैठकर, अपनी गाड़ी में बैठकर आप राइज आएं और फिर अपनी ही गाड़ी में बैठकर वापस जाएं। या फिर आपकी ख्वाहिश है कि आपका घर जो है बिल्कुल F8 में होना चाहिए। F8 में जो जितनी भी घर हैं यहाँ पर, उनमें से एक घर आपका हो। तो ख्वाहिश है ना। तो अब आपकी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपकी इस ख्वाहिश को, इस विश को पूरा करने में मसला क्रिएट कर रही होगी। तो इसी तरह हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में भी लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। कंपनी में लिमिटिंग फैक्टर कौन से? अब सबसे पहले तो कंपनी ने यूनिट सेल करने होते हैं, यूनिट को सेल करना होता है और यूनिट सेल नहीं हो पा रहे होते। ठीक है, कंपनी की ख्वाहिश होती है कि वो यूनिट जो प्रोडक्ट ए बना रही है, प्रोडक्ट बी बना रही है, प्रोडक्ट सी बना रही है, वो सेल हो जाए कस्टमर को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी इतनी डिमांड ही नहीं होती। तो पहली चीज को जो कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, किस चीज, कौन सी चीज? उसकी सेल यूनिट। अच्छा, ये लिमिटिंग फैक्टर हम पढ़ते क्यों हैं? अब बाकी एग्जांपल मैं देता हूँ। लिमिटिंग फैक्टर इसीलिए पढ़ रहे होते हैं। हम लिमिटिंग फैक्टर का सब्जेक्ट या टॉपिक इसीलिए स्टडी कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पर एक ऐसा प्लेन बनाएं उन लिमिटेड रिसोर्स के अंदर रहते हुए कि हमारा प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। हमारे पास रिसोर्स मिनिमम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उन लिमिटेड रिसोर्स में रहते हुए हम एक ऐसा प्लान डिजाइन करते हैं। उस प्लेन को अगर हम फॉलो करें तो हमारा ओवरऑल जो रिटर्न है ना, प्रॉफिट, वो मैक्सिमम हो जाता है, यानी हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, मैक्सिमम। एग्जाम्पल दे रहा था कि ये कंपनी यूनिट सेल करती है और यूनिट सेल ही नहीं हो पा रहे होते। ठीक है। अगर यूनिट, लेट्स सपोज, उनका जो प्रोडक्ट है वो फैशनेबल है, यानी फैशन करंट ट्रेंड में चल रहा है और डिमांड बहुत है, कस्टमर अनलिमिटेड हैं। तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड उनको कौन सी चीज़ लिमिट कर रही होगी? उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस क्लॉथ को बनाने के लिए उसके पास मटेरियल ही नहीं होगा। लेट्स सपोज मटेरियल भी उन्होंने परचेज कर लिया, मैनेज कर लिया। जब मटेरियल भी मैनेज कर लिया तो उसके पास जो नेक्स्ट चीज उसको लिमिट कर रही होगी, वो उसकी लेबर होगा, जो कि उस मटेरियल को कन्वर्ट करे क्लॉथ में, या उस जो भी ट्रेंड में चल रहा है फैशन, जो भी चीज़ वो सेल कर रहे हैं वो चीज़ बना दे। ठीक है। लेट्स सपोज अगर लेबर को भी मैनेज कर लिया तो वो जो मशीनरी, हाई स्किल्स मशीन, जो मशीनरी है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो अपडेटेड टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी थी वही अवेलेबल नहीं थी। अगर अवेलेबल थी तो कम अवेलेबल थी, एक ही मशीन अवेलेबल थी जबकि उसको चाहिए पांच थी। तो अब एक को ही यूज करते हुए उसने अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है। सही है। अच्छा, अब ये सब चीजें आपके पास अवेलेबल हैं तो पैसा नहीं है, यानी हर चीज बहुत है। मशीन भी अवेलेबल है, लेबर भी अवेलेबल है, मटेरियल भी अवेलेबल है, पैसा निकालो, दो और खरीद लो। ठीक है। तो पैसा लिमिटेड यानी कैश लिमिटेड है, तो यानी कोई ना कोई चीज, ऐसा फैक्टर आपकी कंपनी में रहेगा जो आपको आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में से रोकेगा। यानी डिमांड बहुत है, बना नहीं सकते। सेल, कस्टमर आ रहे हैं, चीज दे दो, लेकिन मटेरियल नहीं है बनाने के लिए। तो यानी अब आपने इस तरह की सिचुएशन में रहते हुए, इस तरह की प्रॉब्लम में रहते हुए, आपने उन्हीं रिसोर्स को यूज करते हुए अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है। ये बात समझ आ गई यहाँ तक मेरी आपको? जो अब तक मैंने जो बात की है, जितना मैंने बोला है, ये बात समझ आई है आपको? अच्छा, ये था जी ओवरऑल एक ओवरव्यू लिमिटिंग फैक्टर का। और लिमिटिंग फैक्टर में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम अपने प्रॉफिट को क्या करें, मैक्सिमाइज करें। यानी वो 10 केजी जो पड़े हैं स्टोर में, अब उन्हीं को यूज करने हैं। मुझे यकीन है, मुझे पता है कि केजी नंबर 11 नहीं आ सकता कहीं से भी। यानी मुझे केजी चाहिए थे 30, 30 में से पड़े हुए 10। मुझे केजी चाहिए थे 30, 30 में से अवेलेबल है 10। अब इन 10 केजीज को यूज करते हुए इनको ऐसे यूज करूं मैं कि इनसे जो रिटर्न आए ना वो सबसे ज्यादा हो, इनसे जो रिटर्न आए वो सबसे ज्यादा हो। अब वो जो रिटर्न सबसे ज्यादा होगा वो कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करते करेंगे? उन
उन उस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, वो जो 10 kg अवेलेबल हैं उनको कहाँ और कैसे यूज करना है, वो कहाँ और कैसे यूज करने तक पहुंचने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। ये बात समझ आ गई? अच्छा, याद रखिएगा कि वो स्टेप वही बिजनेस फॉलो करेगा जिसके पास लिमिटिंग फैक्टर हो। जैसे कि मैंने कहा 30 kg रिक्वायर्ड थे, 10 अवेलेबल थे। 30 kg रिक्वायर्ड थे, 10 अवेलेबल थे। अब इन 10 को ही यूज करते हुए उसने जो उन 10 को यूज करते हुए उसने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। जैसे कि हम इस तरफ वाले को देखें तो यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, इसको किसी किसी में कोई प्लान की जरूरत नहीं है। जबकि यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर है। अब वो प्रोडक्ट ए भी बना रहा है, बी भी बना रहा है, सी भी बना रहा है, डी भी बना रहा है। उन 10 kg को कहाँ यूज करे, ए पे, बी पे, सी पे एंड डी पे, ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। ठीक। अब वो उन 10 kg को कहाँ यूज करे, ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। दोबारा जरा देखते हैं कि हमने क्या टॉपिक पढ़ा है आज के दिन। हाँ जी, आप भी सुनोगे। हम पढ़ रहे हैं जी लिमिटिंग फैक्टर। क्या पढ़ रहे हैं जी? लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? वो चीज जो आपके पास कम हो, यानी मुख्तसर हो, लिमिटेड हो। क्लियर? आपकी दिल में बहुत ज्यादा ख्वाहिशात हैं, इस्लामाबाद में रहते हुए, रावलपिंडी में रहते हुए, कराची में रहते हुए। अब आप जो सुन रहे हो ना मुझे आप, हाँ जी, ये मैं इनके इनके साथ बात कर रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पे भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनके साथ बात। अच्छा, उन आपकी ख्वाहिश है कि आपके आपके दिल में कि आपके साथ आईफोन हो। आईफोन क्यों नहीं परचेज कर लेते? आईफोन 15 क्यों नहीं परचेज कर लेते? क्योंकि क्या नहीं है, कैश नहीं है। तो कैश क्या है? लिमिटेड। क्या है? लिमिटेड फैक्टर। ठीक है। आपकी ख्वाहिश है कि आप वेल ड्रेस 3 पीस सूट हर दिन नया नया पहने। तो क्या नहीं है? कैश नहीं है। क्या नहीं है? कैश। लेट्स सपोज कैश आपके पास बहुत ज्यादा हो। कैश क्या हो? ज्यादा हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप फिर भी खरीद नहीं सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, पैसा अवेलेबल होने के साथ साथ बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। आपकी ख्वाहिश है कि वो गाड़ी ले लें जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आपकी ख्वाहिश है वो जो ड्रेस जापान, सऊदीया के अंदर सेल हो रहे हैं, आप वो खरीद लें, लेकिन नहीं अवेलेबल यहाँ पर। तो यानी एक और लिमिटिंग फैक्टर आपकी उस बाउंड्री के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। या फिर आप कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी की ख्वाहिश क्या होती है कि अपने प्रॉफिट को बढ़ा दे, मैक्सिमाइज कर दे। लेकिन मसला क्या होता है कि प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती है, लेकिन एक चीज उसको लिमिट करती है, रोकती है। लिमिटिंग फैक्टर पर है ना, उसको रोक रही है प्रॉफिट को बढ़ाने से। यानी मटेरियल, वो कंपनी चाहती थी कि वो 5,000 यूनिट सेल करे, 5,000 यूनिट सेल करे। अब वो 5,000 यूनिट सेल करने के लिए उसको चाहिए था मटेरियल। क्या चाहिए था? मटेरियल। और मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो यानी उसको, उसकी सेल यूनिट हो सकते हैं, मटेरियल अगर अवेलेबल हो जाए, लेकिन मटेरियल नहीं है तो मटेरियल ने उसको लिमिट कर दिया सेल करने। यानी जब मटेरियल अवेलेबल नहीं है, कम अवेलेबल है, तो कम यूनिट प्रोड्यूस होंगे। जब कम यूनिट प्रोड्यूस होंगे तो कम यूनिट सेल होंगे। अब आपको ये बात समझ आ गई कि आपके पास कंपनी में हमेशा कोई ना कोई लिमिटिंग फैक्टर रहेगा। कभी मटेरियल नहीं होगा। अगर मटेरियल बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, स्टोर बड़े हुए हैं, स्टोर भरे हुए हैं, तो मशीन नहीं होगी कि उसको उसको फ्लोर में कन्वर्ट करे, उसको उससे क्लॉथ बनाए। हम्म। अगर मशीन भी है, आपने इंपोर्ट करवा दी जापान से, इंडिया से, ठीक है, चाइना से इंपोर्ट करवा दी, तो क्या नहीं होगा? वो क्वालिफाइड लोग नहीं होंगे जो उनको रन कर सके। तो ये नहीं, आप देखें कहीं ना कोई फैक्टर आपको एक फैक्टर पे और कम कर रहे हैं, दूसरा फैक्टर आगे सामने खड़ा हो जाता है। लेबर पूरा कर रहे हैं तो उधर मटेरियल आगे खड़ा हो जाता है, मटेरियल पूरा कर रहे हैं तो मशीन आगे खड़ी हो जाती है। तो ये नहीं, कोई ना कोई फैक्टर आपके सामने हमेशा रहेगा। तो अब आपने फिर, जब आपको पता है कि इन फैक्टर से जान नहीं छूट सकती, तो इन्हीं फैक्टर के अंदर रहते हुए ऐसा प्लान बनाएं कि आपका रिटर्न क्या हो जाए, वो चला जाए। इन्हीं इन्हीं फैक्टर्स के अंदर रहते हुए आपको पता है कि मटेरियल कम ही होना है, तो अब उसी कम मटेरियल को अंदर रहते हुए आप अपने रिटर्न को बढ़ा दें। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पर ले रहा था कि मुझे चाहिए, मेरी डिमांड थी 30 यूनिट की, और हर यूनिट पे कितने केजी लगते थे? 1 kg। मुझे कितने केजी चाहिए? 30 kg चाहिए। और मेरे पास अवेलेबल कितने केजी हैं? ओनली 10।
ओनली 10 kg। अब उन 10 kg को मैं ऐसे यूज करूं, उन 10 kg को मैं ऐसे यूज करूं कि जो वहां से रिटर्न आए ना, जो मुझे प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। यानी मैं उसको प्रोडक्ट ए पे यूज करूं, उस 10 kg को मैं प्रोडक्ट बी पे यूज करूं, उन 10 kg को मैं प्रोडक्ट सी पे यूज करूं, और उन 10 kg को मैं प्रोडक्ट डी पे यूज करूं। मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है कि इन 10 kg को कहाँ यूज करूं, और मैं उनको वहां यूज करूंगा जहां से रिटर्न ऊपर आएगा। वो रिटर्न कहाँ पर ऊपर होगा, उसी को अब हम सीखने जा रहे हैं। वो रिटर्न कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, ए पर ज्यादा होगा, बी पर ज्यादा होगा, सी पर ज्यादा होगा, डी पर ज्यादा होगा, एफ पर ज्यादा होगा, जी पर ज्यादा होगा, कहाँ पर ज्यादा होगा, इसी बात को हम सीखने जा रहे हैं। और यही है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर वाला क्या, कोई चीज हमें रोकती है, जब रोक रही है तो उन्हीं फैक्टर के अंदर रहते हुए, उन्हीं चीजों के अंदर रहते हुए रिटर्न को ऊपर ले जाओ, बढ़ा दो, सही हो जाए। अच्छा, अच्छा, ये आगे चलते हैं, हम बनाते हैं। आप जब हम हमारा कोई लिमिटिंग फैक्टर होता है ना, तो हम उसको लिमिटिंग फैक्टर के अंदर रहते हुए ए को बनाना है, बी को बनाना है, सी को बनाना है, कौन सा बनाना है, कौन सा पहले बनाना है, कौन सा बाद में बनाना है, ये एक प्लान बना रहे हो ना आप। क्या बना रहे हो, यानी जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा होगा उसको सबसे पहले बनाओगे, जो सबसे कम रिटर्न दे रहा होगा सबसे बाद में। यानी आपने एक प्लेन बना लिया। क्या बना लिया, प्लेन। अच्छा, इस प्लेन तक पहुंचने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, यानी प्लेन एकदम से नहीं आ जाता। प्लेन जैसे ही आपने सोचा और सामने प्लेन तैयार हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपने इधर दिमाग में सोचा और सामने अवेलेबल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तब जाकर ये प्लान बनेगा। अच्छा, जो पहला स्टेप आपने फॉलो करना है वो स्टेप ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग फैक्टर है या नहीं है। आपने भी बोला ना कि मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है। अब क्या आपके पास श्योरिटी है, क्या गारंटी दे सकते हो कि मटेरियल लिमिटिंग है? तो हम इस बात को वेरीफाई करेंगे, इस बात को देखेंगे कि मटेरियल एक्चुअली जो आपने बोला लिमिटिंग है, तो वो लिमिटिंग होना चाहिए। लिमिटिंग कब होगा, मुझे चाहिए 30 kg, कितने चाहिए, और मेरे पास अवेलेबल 10 kg है, तो अब क्या है, लिमिटिंग। और मुझे चाहिए 30 kg और मेरे पास 50 पड़े हुए, तो लिमिटिंग। अब ये स्लेक है, जरूरत से ज्यादा है। आपको अपने को पेमेंट करनी है, वो लेट्स सपोज पेमेंट करनी है 18,000 की, और आपके पास पड़ा हुआ है 40,000, तो यानी अब कैश लिमिटिंग, कितनी पेमेंट करनी है, 18,000 की ना, पड़ा कितना है 40, तो लिमिटिंग नहीं है। पेमेंट करनी है 18,000 की 1 जनवरी को, और कैश पड़ा हुआ है 12,000, तो अब लिमिटिंग है ना, यानी लिमिटिंग है। तो पहली चीज मैंने क्या आइडेंटिफाई करनी है कि मेरे पास वो जो चीज है ना वो लिमिटिंग होनी चाहिए। अब वो लिमिटिंग कैसे आइडेंटिफाई करनी है उसको जरा हम यहाँ से देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स थे जिनका नाम EWNN S था। ये 4 प्रोडक्ट्स थे जिन पे कितनी कितनी केजी लगते थे, 8, 4, 2 एंड 1, ये मेरे केजी लगते थे। और इस साल या इस मंथ में या इस वीक में जो उनकी सेल होगी ना, वो कितनी है, 100, 200, 100 एंड 150, ये मेरी उन यूनिट की सेल होगी। क्लियर, यानी 8 kg लगते हैं, 4 kg लगते हैं, 2 kg लगते हैं, 1 kg लगते हैं, और सामने उनकी सेल लिखी हुई है, सेल कितनी यूनिट होंगे। क्लियर, जी जी। अच्छा, जब मैं इन केजीज को उन यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मुझे 8 kg चाहिए एक प्रोडक्ट ई बनाने के लिए, 8 kg चाहिए एक प्रोडक्ट ई बनाने के लिए। जब मैं ई एक यूनिट बनाऊंगा तो कितने केजी यूज होंगे, 8। दो दो बनाऊंगा तो कितने केजी यूज होंगे, 16। और 4 बनाऊंगा तो 32। और जब मैं 100 यूनिट ऑफ ई बनाऊंगा तो कितने केजी यूज होंगे, यानी यूज होंगे अभी। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह डब्ल्यू बनाऊंगा तो कितने केजी यूज होंगे, 200 पे, यानी एक पे कितने केजी लगते हैं, 4, 2 पे 8, 3 पे 12, एंड 200 पे कितने केजी यूज होंगे, यानी यूज होंगे, यूज कर ली, अभी किए नहीं है, होंगे। सही है। इस तरह आपके 1 kg ऑफ एन, जो कि प्रोडक्ट एन है, ठीक है, इस एन पे कितने केजी लगते हैं, 2। और कितने यूनिट बनाने हैं आपने, 100, तो कितने केजी चाहिए होंगे आपको, 200। और इसी तरह यहाँ पर कितने केजी चाहिए होंगे,
सर एक मुख्तसर सी लाइन में बोल दें, यानी जो 800 200 150 जो केजी लिखे हुए हैं, ये मुझे चाहिए प्रोडक्ट EWN और S को बनाने के लिए, इनको बनाने के लिए। और मैं अगर ओवरऑल देखूं तो आज मुझे सप्लायर से 1950 केजी परचेज करने हैं ताकि ये सारी चीजें बन जाएं। 1900 1950 यानी 1950 केजी मुझे परचेज करने हैं ताकि ई भी बन जाए, डब्ल्यू भी बन जाए, एन भी बन जाए और एस भी बन जाए। जब मैं सुपरलायर के पास गया और उसके डोर पर नॉक किया तो उसने कहा जी मेरे पास जो मैक्सिमम केजी अवेलेबल है ना, वो कितने हैं, 1502, यानी ये ले जाने तो ले जाओ, और केजी अवेलेबल नहीं है। मैंने पूरे पाकिस्तान में थ्रू आउट द पाकिस्तान मैंने हर सप्लायर से कांटेक्ट किया और किसी के पास केजी अवेलेबल नहीं थे। यानी केजी अवेलेबल कितने, यानी जब मुझे 1950 केजी चाहिए चाहिए थे, मैं स्टोर में गया और स्टोर में देखा जा करके तो स्टोर में कितने केजी पड़े हुए थे, 1502। और चाहिए कितने, 1950 चाहिए और पड़े हुए 1502। तो लिमिटिंग है कि नहीं है? तो यानी आपने ये बात सीख ली कि लिमिटिंग आइडेंटिफाई कैसे करते, क्या बात सीख ली है, लिमिटिंग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जरूरत से कम हो तो लिमिटिंग, जरूरत से ज्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं स्लेक। क्या बोलते हैं, स्लेक। स्लेक कब होता है, जब आपको 1900 चाहिए और आपके पास 3000 पड़ा। और लिमिटिंग कब होता है, जब 1900 चाहिए और 1500 पड़े। यानी अब आपके पास लिमिटिंग है कितने से, 448 से। जरा इस बात को अपने माइंड में जरा जो ये बातें हो रही है ना आपके दिमाग में, इनको बिठाओ, बिठाओ जरा इनको। देखो सर, इसको गौर और से देखो, इस बात को, ये जो सामने लिखा हुआ है ना, इसको, इसको गौर से देखो, गुस्से से देखो, और ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। पीछे हो रहा है, ये समझ आ गई बात। अच्छा, आगे चलते हैं। पहली चीज है लिमिटिंग। हाँ जी, पहली चीज आपने सीखी सीखी है लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना, लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना। और ये जो लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना आपने सीखा है, ये किसी भी लिंक से, किसी भी चैप्टर से लिंक नहीं करता। ये सेपरेट एक टॉपिक है जो कि आपके पास यहाँ MA2 के अंदर है। ठीक हो गया। अच्छा, जो स्टेप 1 है उसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं लिमिटिंग फैक्टर। और स्टेप 2 क्या है, यहाँ पर आपने जो फॉलो करना है वो है कैलकुलेट द लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, कैलकुलेट द लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। अच्छा, मैंने स्टेप 1 में आइडेंटिफाई किया है कि लिमिटिंग फैक्टर है, ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। वहां पर लिमिटिंग फैक्टर था क्या, केजी से ना। तो यानी अब एक यूनिट पे कितने केजी लगते हैं, एक यूनिट पे कितने केजी लगते हैं, मैंने इस बात को आइडेंटिफाई करना है। एक यूनिट पर कितने केजी लगते हैं, मैंने इस बात को आइडेंटिफाई करना है। यानी ई पर कितने केजी लगते हैं, डब्ल्यू पर कितने केजी लगते हैं, एन पर कितने केजी लगते हैं और एस पर कितने केजी लगते हैं, इस बात को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, इस बात को कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है लेबर कॉस्ट। क्या लिखा हुआ है, लेबर। लेबर कॉस्ट कैसी आएगी, जब मैं लेबर हॉर्स को मल्टीप्लाई करूंगा लेबर रेट से, लेबर रेट से। और केजी की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट कैसी आएगी, जब मैं नंबर ऑफ केजी को मल्टीप्लाई करूंगा मटेरियल की प्राइस से। जैसे कि यहाँ पर मैं देख आपके सामने लिखता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये देखें, मेरे पास जो मटेरियल केजी यूज हुए थे ना, वो यूज हुए थे 4, कितने केजी यूज हुए थे, या लेट्स सपोज 8 केजी यूज हुए थे, कितने केजी यूज हुए थे, 8 केजी। और 1 केजी मुझे मिला था 0.5 का, 1 केजी कितने का मिला था। तो यानी मेरी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी यहाँ पर, $4 की, 4 डॉलर। ठीक हो गया, मुझे मेरी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, $4 की। कितने की लगेगी जी, $4 की। बात को एक्टिवली सुनिएगा, दिमाग प्रेजेंट रखिएगा। यानी मुझे 8 केजी जो मैं प्रोडक्ट लैपटॉप बना रहा हूँ ना, इस लैपटॉप को बनाने के लिए मुझे 8 केजी चाहिए। और जब मैं सप्लायर के पास जाता हूँ तो मुझे 1 केजी कितने का सेल करता है, 0.5 का। तो यानी मुझे टोटल कॉस्ट कितनी की पड़नी है, 4 की। सही हो गया। अच्छा, अब इसी के साथ दूसरी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, कि मुझे चाहिए एक लैपटॉप को बनाने के लिए 10 केजी, कितने केजी चाहिए, और मुझे हर केजी कितने का मिलता है, $2 का। कितने का मिलता है, तो मुझे टोटल कॉस्ट कितनी चाहिए होगी, या कितनी की लगेगी, 20। कितनी लगेगी, $20। कितनी लगेगी, $20। सही हो गया।
अब मसला ये होता है कि कितने घंटे हैं, ये कितने हावर्स है ना, ये 10, मुझे 10 kg है, और 1 kg कितने का मिलता है, डॉलर टू का, टू ईच, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 20। अच्छा, अब होता ये है कि आपको क्वेश्चन में ये दोनों चीजें क्या होती हैं, गिवन होती हैं, ये दोनों चीजें गिवन होती हैं, क्या गिवन नहीं होता, क्या गिवन नहीं होता, केजी, क्या गिवन नहीं होता, केजी। तो कैसे निकाल सकते हो केजी ये, अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों, केजी एक्स है तो ये टू जाकर उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, केजी उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पर देखें जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 4 भी गिवन है और 5 भी गिवन है, और केजी 8 गिवन नहीं है ना, तो ये इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। जैसे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, जरा आप नोट करें, एक्टिवली देखें जरा यहाँ पर, तो ये देखें, मटेरियल कॉस्ट इक्वल टू मटेरियल केजी मटेरियल प्राइस। तो जब आपको केजी अवेलेबल नहीं है तो मटेरियल कॉस्ट डिवाइड होगी किस पे, मटेरियल प्राइस पे। लेबर कॉस्ट टोटल अवेलेबल है, लेबर रेट भी अवेलेबल है, लेबर और अवेलेबल नहीं तो कैसे आएंगे, तो फार्मूला रीअरेंज हो जाएगा, फार्मूला रीअरेंज हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, आज यहाँ पर भी कुछ इस तरह की बात हुई है कि यहाँ पर आपको डॉलर अवेलेबल है, यानी ई पे कितने डॉलर लगते हैं, डब्ल्यू पे कितने डॉलर लगते हैं, कितने डॉलर लगते हैं, 1। तो देखिए अगर ये हर एक पे इतने इतने डॉलर लगते हैं और हर एक केजी कितने का मुझे मिलता है, 0.5, 0.5, 0.5। तो जब मैं 4 को डिवाइड करूंगा 0.5 तो कितने केजी आएगा, 8 and 4 and 2 and 1 सो ऑन। मैं इसको डिवाइड करता जाऊंगा और मेरे पास आंसर आता जाएगा, यानी मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर आता जाएगा। यानी ये मेरे पास एक यूनिट पे कितने केजी लगते हैं, 8, कितने केजी लगते हैं, कितने केजी लगते हैं, यानी कितने केजी लगते हैं, सो ठीक हो गया। तो ये मेरे केजी लगते हैं एक यूनिट पे, जो वो वाले केजी जो लिमिटिंग है। लेट्स सपोज केजी ए लिमिटिंग नहीं है, केजी बी लिमिटिंग है, तो ये केजी बी है, ए नहीं है। लेट्स सपोज ये घंटे मेरे पास केजी बहुत ज्यादा है, मटेरियल बहुत ज्यादा है, लेबर लिमिटिंग है, तो ये 8 आवर्स, 4 आवर, 2 आवर एंड 1 आवर्स है लेबर के। लेट्स सपोज लेबर आवर भी अनलिमिटेड अवेलेबल है, स्लेक है, ज्यादा पड़ा हुआ है, मटेरियल भी ज्यादा पड़ा हुआ है, मशीन आवर कम है, तो ये कौन सी चीज होगी, मशीन आवर। यानी जो भी चीज कम होगी मैंने उसको यहाँ पे लिखना है। एक यूनिट पे, पर यूनिट पे कितनी लगती है, सही हो गया। फिर नेक्स्ट चीज मैंने फाइंड करनी है कंट्रीब्यूशन, क्या फाइंड करनी है, यानी पर यूनिट पे प्रॉफिट कितना आता है। सर कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेल माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस, यानी वो कॉस्ट जो ये एक्टिविटी के साथ साथ वेरी कर रही हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हो या फिर नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हो। दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हो या फिर नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हो, बस वेरिएबल होनी चाहिए, बस वेरिएबल होनी चाहिए, वो कोई भी हो। तो मैं सेल प्राइस में से तमाम तर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, मेरे पास क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक कंट्रीब्यूशन आया 4, 5 एंड 2.5। अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि मुझे इन सब में से जो मेरे पास प्रॉफिट है इसको देखते हुए सबसे पहले किसको बनाना चाहिए, तो क्या मुझे बता सकते हो, ये मेरे प्रॉफिट है ना हर यूनिट पे, इस पे 4 है, इस पे कितना है, इस पे कितना है, 4। तो मेरे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 10 kg है, कितने केजी है, मुझे बताओ कि मैं प्रोडक्ट ई पे लगाऊं, डब्ल्यू पे लगाऊं, एन पे लगाऊं या एस पे लगाऊं, किस पे लगाऊं, डब्ल्यू पे। 2.5 पे क्यों, एस पे क्यों नहीं लगाऊं, यहाँ पे तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट उससे कम आ रहा है, ये दोनों हाँ जी, यहाँ पर केजी है ये ऊपर, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा, यानी यहाँ पर मैं प्रॉफिट को देखते हुए, प्रॉफिट को देखते हुए जहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मैं उसको पहले बनाऊंगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, यानी हमें नजर आ रहा है कि जहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा है मैं पहले उसको बना लूँ, और जहाँ पर प्रॉफिट कम है मैं उसको ना बनाऊं। सबसे कम प्रॉफिट कहाँ पर है, तो आपकी ख्वाहिश क्या होगी कि डब्ल्यू वाले प्रोडक्ट को पहले बनाएं, डब्ल्यू वाले प्रोडक्ट को, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है ना। तो केजी 10 अवेलेबल हैं तो 10 kg को डब्ल्यू पे लगा दो, तो 10 kg अवेलेबल हैं। आपका माइंड कहता है, आपका दिमाग ही कहता है कि वो 10 kg को डब्ल्यू पे लगाओ, 10 kg को, उन 10 kg को डब्ल्यू पे लगाओ, ताकि वहां से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो जाए, वहां से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो जाए। लेकिन लिमिटिंग फैक्टर वाला इसके बरक्स सोचता है, जो आप सोचते हैं ना उसके ऑपोजिट सोचता है लिमिटिंग फैक्टर वाला। जरा देखें क्या सोचता है, लिमिटिंग फैक्टर वाला कहता है ऐसा नहीं करो, बल्कि ये देखो, ये ना देखो कि एक यूनिट पे कितना आ रहा है, ये ना देखो कि एक यूनिट पे कितना आ रहा है,
लिमिटिंग फैक्टर वाला कहता है कि ये देखो कि 1 केजी पे कितना आ रहा है। यानी मैंने अपने इस प्रॉफिट को डिवाइड कर लिया नंबर ऑफ केजी, जो कि ई पे कितने केजी यूज होते थे, 8। तो मेरे पास 1 केजी जब मैं ई पे लगाता हूँ तो कितना रिटर्न आता है। और जब मैं 1 केजी, जब मैंने 5 प्रॉफिट को डिवाइड किया, 4 केजी डब्ल्यू पे लगते थे ना। देखें जरा ऊपर, यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ, डब्ल्यू पे कितने केजी लगते थे, 4। और मैंने प्रॉफिट को नोमिनेटर में रख के 4 केजी पे डिवाइड किया तो कितना है, 1.25। यानी 1 केजी जब मैं डब्ल्यू पे लगाऊंगा तो मुझे कितना रिटर्न आएगा। और जब मैं 1 केजी एन पे लगाऊंगा तो कितना रिटर्न आएगा। और जब मैं 1 केजी इस पे लगाऊंगा तो कितना रिटर्न आएगा। यानी मेरे पास 10 केजी हैं, और 10 केजी को मैं मुझे कहाँ यूज करना चाहिए, अब बताओ। किससे ज्यादा रिटर्न कहाँ पर है, एस पर है ना। सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ पर है, एस पे। क्यों कि जब मैं 1 केजी को एस पे लगाता हूँ तो वहां से जो मुझे रिटर्न आता है, पे बैक आता है, वो सबसे ज्यादा है। जबकि मेरे पास एक ही केजी, लेट्स सपोज मेरे पास केजी कितने अवेलेबल है, 10 नहीं है, एक ही है। 1 केजी कहाँ लगाऊं उसको, एस पे लगाऊं, एन पे लगाऊं, डब्ल्यू पे, एन, ई पे। तो अगर यहाँ पर देखते हो तो आपका दिल करता है उसको डब्ल्यू पे लगाऊं। लेकिन जबकि यहाँ वाले डिसीजन देखते हो तो 1 केजी पे सबसे रिटर्न कहाँ पर आता है, एस पर। तो हम लिमिटिंग फैक्टर में पर केजी रिटर्न देख रहे होते हैं, पर यूनिट रिटर्न। हम पर केजी रिटर्न देखते हैं, क्या देखते हैं, पर केजी रिटर्न देखते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत मतलब कंसेप्चुअल बात करने लगा हूँ, और ये आपके लिए थोड़ा समझना फॉर द टाइम बिंग मुश्किल होगा। यानी हम पर यूनिट रिटर्न भी देखते हैं सर, अभी आपने कहा नहीं देखते, पर यूनिट रिटर्न भी देखते हैं। लेकिन उस टाइम जब हर एक पे सेम केजी लग रहे हो, हर एक पे, यानी यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 हो, यहाँ पर भी 8 हो, यहाँ पर भी 8 हो, तो फिर यही फ्लो बनेगा ना, सबसे ज्यादा वहीं पे आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सबका सेम है। ये डिनोमिनेटर, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर इनका ले लूँ, 4/1, 5/1, 4/1, 2/1, तो भी आंसर आने हैं ना। जब डिनोमिनेटर सेम कर दो तो रैंकिंग वही बननी है, यूनिट वाली। ये एक बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल बात थी, और थोड़ा सा इसको पिक करना मुश्किल हो जाएगा। दोबारा जब ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो दोबारा सुनिएगा, इसको रिवाइज करके 2-3 दफा रिवाइंड करके समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, हम देखते हैं पर केजी रिटर्न कितने। जब पर केजी रिटर्न सबसे ज्यादा एस पे था तो मैंने सबसे पहले किसको बनाना है, उससे कम रिटर्न कहाँ पे था, उससे कम रिटर्न कहाँ, मैंने यानी 10 जो 10 केजी अवेलेबल थे ना, मेरी ख्वाहिश होगी सबसे सारे सारे के सारे कहाँ यूज करूँ, एस पे। अब एस पे मैक्सिमम जो केजी यूज हुए ना, वो 4 केजी यूज हुए। कितने केजी यूज हुए, 4। यानी अब एस और नहीं बन सकता, यानी एस की और डिमांड नहीं है। तो फिर किसको बनाना है, एन को। किसको बनाना है, क्यों, किसका रिटर्न सबसे ज्यादा ज्यादा है। एन पे मेरे लगे 3 केजी, यानी टोटल केजी कितने यूज हो गए, 7। सही हो गया। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगा डब्ल्यू, किसको बनाऊंगा, डब्ल्यू को। और डब्ल्यू पे मेरे सारे केजी लग गए हैं तो मैंने ई को अब नहीं बनाना, ई को। यानी मैंने एस, एन एंड डब्ल्यू, अगर मेरे पास कुछ केजी बचते हैं फिर, तो फिर मैं इस उन केजी को ई पे लगाऊंगा, अदरवाइज मुझे ई को नहीं बनाना, क्योंकि इस पे रिटर्न सबसे कम है। तो यानी मैंने पहले किसको बनाना है, एस को, फिर एन को, फिर डब्ल्यू को, फिर ई को। तो सो मेरा ये कौन सा प्लान है, प्रोडक्शन प्लान। कौन सा प्लान है, तो हमने कहा था ना, ऊपर के पढ़ा था कि हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्शन प्लान। जब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्शन प्लान। तो सो ऑन, आप इस तरह अपना प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं, सो ऑन आप इस तरह प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं। क्लियर। यानी मैं देखूंगा मेरे पास लिमिटिंग है या नहीं है, वो केजी को मल्टीप्लाई करूंगा, देखूंगा लिमिटिंग है या लिमिटिंग नहीं है। अगर लिमिटिंग ना हुआ तो वहीं पे रुक जाऊंगा, अगर लिमिटिंग हुआ तो फिर मैं स्टेप 2 एंड स्टेप 3 एंड स्टेप 4 एंड स्टेप 5 फॉलो करूंगा। अगर लिमिटिंग हुआ, केजी 10 अवेलेबल हुए और चाहिए 30 हुए, तो फिर मैं स्टेप 2 पे जाऊंगा, स्टेप 3 पे एंड स्टेप 4। अगर चाहिए चाहिए 30 और पड़े 40 हैं तो फिर स्टेप 2 पे जाने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 पे कब जाएंगे जी, जब हमारे पास केजी 10 अवेलेबल हो, रिक्वायर्ड कितने हो, 30। स्टेप 2 पे क्या करते हैं हम, कि हम पर यूनिट पे कितने लगने वाले केजीज ढूंढते हैं। और केजी कैसे ढूंढते हैं, वो मैंने ऊपर 0.4 को डिवाइड किया था 0.4 पे, तो 8 आया था, वो जो हमने ऊपर वर्किंग की थी। फिर हमने कंट्रीब्यूशन फाइंड किया, उसका फॉर्मूला होता है सेल माइनस आल वेरिएबल का, सेल माइनस आल वेरिएबल कॉस्ट। फिर कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के बाद हमने स्टेप 3 को स्टेप 2 पे क्या किया, डिवाइड किया। स्टेप 3 को स्टेप 2 पे क्या किया, डिवाइड किया। यानी प्रॉफिट को डिवाइड किया केजीज पे। तो जब डिवाइड किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से आंसर है, पर केजी पे आने वाला रिटर्न। और उनको देखते हुए मैंने प्रोडक्शन प्लान बना लिया, कि अब मुझे पहले किसको बनाना है, एस को, फिर किसको, सो ऑन। मैं इस तरह प्रोडक्शन प्लान बनाता गया। हाँ जी, आपको समझ आई है। अच्छा, रिवाइज कर लेता हूँ। अगर कंट्रीब्यूशन सेम, मैंने ये नहीं किया कंट्रीब्यूशन सेम हो मैंने ये कहा है कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर
सेम हो तो फिर आप ये रैंकिंग करेंगे। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर आप इसी यूनिट वाइज चले जाएं, इसी पे अपनी रैंकिंग कर लें। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हर एक पे रिटर्न 4 4 4 एंड 4 आ रहा है, हर एक पे रिटर्न 4 4 4 एंड 4 आ रहा है, तो आपका डिनोमिनेटर चेंज होगा ना, यानी अब आपका डिनोमिनेटर चेंज होगा। ठीक हो गया? यानी आपके यहाँ पर 2 kg लग रहे होंगे, यहाँ पर 4 kg लग रहे होंगे, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखें 4 kg लग 4 kg था, फोर रिटर्न 4 था और kg 2 थे, तो दूसरे नंबर पे आ गया। यहाँ पर भी 4 है और kg कितने हैं, 8 हैं, तो ये 4 नंबर पे आ गए। दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है, लेकिन इन पे लगने वाले केजीज डिफरेंट है, तो इसलिए इनकी रैंकिंग भी डिफरेंट आ गई है। इसलिए इनकी रैंकिंग भी डिफरेंट आ गई है। सही हो गया? अगर कंट्रीब्यूशन भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो फिर कोई भी बना लो, मर्जी करो, एंजॉय करो। सही है? यहाँ तक बातें आपको समझ आई हैं? यहाँ तक बातें आपको समझ आई हैं? अच्छा, लास्ट और आखिरी स्टेप, ठीक हो गया? लास्ट और आखिरी स्टेप है कि मेरे पास केजी अवेलेबल कितने थे? 1502। मुझे चाहिए कितने थे? 1900 कुछ, 1900 कुछ, पाँच। ठीक है, 1900 के ये थे। और अवेलेबल कितने थे स्टोर में? जब मैं भागता भागता स्टोर में गया, दरवाजा खोला, सामने देखा तो 1502 kg पड़े हुए थे। अब 1502 kg में मुझे एस भी बनाना है, एन भी बनाना है, डब्ल्यू भी बनाना है और ई भी बनाना है। ऊपर मैंने प्लान कर लिया ना कि पहले किसको बनाना है, पहले किसको बनाना है, फिर अब जो रैंकिंग आ गई है ना, इसको फॉलो करना है। जो रैंकिंग आ गई इसको क्या करना है, फॉलो करना है। इस रैंकिंग को सिर्फ एक ही सूरत में तोड़ सकते हो, जब कोई लीगल 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 बाइंडिंग हो, यानी कोई आप पे बाय लॉ, आप पे कोई कोई केस हो, या बाय लॉ आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट में हो, तो तब आप उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज आप इसी रैंकिंग को फॉलो करोगे। यानी लीगली आप पे वो है, बाय लॉ किसी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है आपने, आप पहले उसे ई बना के देंगे। क्या बना के देंगे? अगर आप ई नहीं बनाते तो गवर्नमेंट आके पकड़ लेगी ना आपको। यानी आपने एग्रीमेंट किया, मुआहदा किया हुआ है, तो मुआहदे वाली बात में हम फिर रैंकिंग से हटते हैं, अदरवाइज हम रैंकिंग पे ही रहेंगे। अदरवाइज हम, यानी हमारे, हम यहाँ पे ज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कोई हमारे पास, हम पे कोई, हमने किसी के साथ मुआहदा नहीं किया हुआ, एग्रीमेंट नहीं किया हुआ कोर्ट में जा करके। सही है? तो हम सबसे पहले किसको बनाएंगे जी? क्या नाम है जी? सबसे पहले किसको बनाएंगे? एस। किसको बनाएंगे जी? एस को बनाएंगे। ठीक है। अच्छा देखें जी, सबसे पहले हम सपना को बनाएंगे, सॉरी एस को बनाएंगे। तो एस के कितने यूनिट बनाने हैं? अच्छा, क्यों हंस रहे हो? हम कितने बनाएंगे? 150। अच्छा, हर एक पे, जब हम 150 यूनिट ऑफ एस बनाएंगे, 150 यूनिट ऑफ एस बनाएंगे, तो हर एक पे कितने केजी हमें रिक्वायर्ड थे? वहां पे ऊपर देखा था ना आपने, कितने केजी चाहिए थे? 1। तो यानी 1502 में से 150 kg हमने एस बना लिया। एस के कितने यूनिट बनाने थे? एस की डिमांड कितनी थी? 150 यूनिट। यानी एक्स के कितने यूनिट सेल हो सकते हैं? 150 यूनिट सेल हो सकते हैं, इससे ज्यादा सेल नहीं हो रहे। और जब भी मैं एस बनाता हूं तो एस के हर यूनिट पे 1 kg लगता है, एस के हर यूनिट पे 1 kg। यानी 150 kg क्या हो जाएगा एस पे? एस ले गया 150 kg, क्या एस ले गया। जब 150 kg एस ले गया, तो बचे कितने केजी आपके आपकी जेब में? 13 एंड 5, 52 इतने केजी आपके पास स्टोर में पड़े हैं। जो केजी एस लग गया वो निकाल लो, यानी एस बन गया, सेल कर दो, सेल हो गए। बाकी जो बचे केजी वो 1352 हैं। अब मेरा नेक्स्ट नंबर किसका था, देखें जरा ऊपर, एन का था। यानी अब मैं एन को बनाऊंगा। एन की डिमांड कितनी है देखें जरा जी? 100। और एन पे कितने केजी लगते हैं हर एक यूनिट पे? 2। तो जब मैंने 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने केजी लग गए? कितने? 200। ठीक हो गया? यानी एंड पे मेरे 200 kg लग गए, तो 13 1352 में से, ठीक है, 200 kg यूज हो गए, तो 1152 kg बची मेरे पास। सही हो गया? तीसरा नंबर किसका था जी? डब्ल्यू का था। डब्ल्यू की कितनी डिमांड है देखें जरा इधर? 200। अच्छा, डब्ल्यू की 200, तो 200 हर यूनिट पे कितने केजी लगते थे? तो कितने केजी यूज हो गए? स्टोर में से 800 kg और ले आओ और डब्ल्यू बना दो। डब्ल्यू बना दो और भेज दो, दे दो। ठीक है, डब्ल्यू बना के दे दो। बचे कितने केजी? कितने? 352। ठीक है, 352। अब आपने बनाना है ई। और ई के देखें जरा डिमांड कितनी थी, ऊपर जाएं। ये ई की कितनी डिमांड थी जी? 100 यूनिट। हर एक यूनिट पे कितने केजी लगते हैं? 8, यानी 800 kg चाहिए। 100 यूनिट देना। और हर एक यूनिट पे कितने केजी लगते हैं? ई के बनाने हैं आपने 100 यूनिट, और हर एक यूनिट पे कितने केजी लगते हैं? 8, तो यानी 800 kg चाहिए। 800 kg पड़े कितने? 352। 800 तो है ही नहीं। 800
नहीं है। हमें चाहिए 800, 800 नहीं है। कैसे नहीं है? 1502 थे, 150 यू एस पे तो बचे 1313, 1352। फिर आपकी के जी यूज हुए 200 एन पे तो बचे कितने? 1152। फिर के जी यूज हुए 800 तो बचे 352। अब 800 चाहिए, नहीं है सारे, ठीक है? तो आप जितने बन सकते हैं वो तो बनाओ ना, जितने बन सकते हैं वो बनाओ। तो यानी मैं 352 को डिवाइड करूंगा 8 पे, तो मेरे पास लगने वाले केजी है, यानी मेरे पास 10 केजी हैं और एक यूनिट बनता है 2 केजी में। 10 को डिवाइड कर लूँ 2 पे तो 5 यूनिट आ जाएंगे ना। मेरे पास 20 केजी हैं, कितने केजी हैं? 20 केजी हैं, हर एक यूनिट पे 5 केजी लगते हैं, तो 20 केजी को डिवाइड कर लूंगा 5 केजी पे तो कितने आ जाएगा? 4 यूनिट। तो यानी अब मेरे पास कितने केजी अवेलेबल है? 352। और उसको डिवाइड कर लूंगा 8 पे तो कितने यूनिट बन जाएंगे? 44। तो यानी मेरे पास 150 ये यूनिट बन गए, 100 ये यूनिट बन गए, 200 ये बने, 44 ये बन गए। क्लियर हुआ? यहाँ तक आपने प्रोडक्शन प्लान भी बना लिया, यानी आपने ये चैप्टर क्या कर लिया, यहाँ पर वाइंड अप कर लिया। यहाँ से आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक हो गया? बात समझ आइए जी आपको ली? चलें, ये लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ और दोबारा जाके इसको सुने, ठीक है? अच्छे से सुने ताकि आप फिर किसी के क्वेश्चन में आपको भेजता हूँ वो सॉल्व करें, ठीक है? चलें, अस्सलाम वालेकुम।